ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक निजी पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत। और सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। श्री मोदी ने ये बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही। ये कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्मसिद्धि दोनों के प्रतीक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों और इसके प्रकोप को रोकने के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के राज्यों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संक्रमण रोकने, बचाव करने और इलाज करने की पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण होने की घटनाओं को रोका जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रवासी मजदूरों के अपने गृह राज्य में पहुंचने पर कहा कि राज्यों को उनकी जांच करने, क्वारंटीन करने तथा इलाज करने की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आने जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार बेहद जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने वालों और विदेशों में नौकरी छूट जाने की वजह से भारत आने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। अल्पावधि वीजा की अवधि समाप्त होने, चिकित्सा संबंधी आपात कारणों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी आने जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा। समुद्र सेतु कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए नौसेना का पोत जलाश्व मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। ये जहाज लगभग 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना होगा। माले स्थित भारतीय उच्चायोग प्रवासियों के लिए स्थानीय परिवहन सहित अन्य उपाय कर रहा है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गोपालापट्टनम के पास RR वेंकटपुरम गांव में स्थित पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के संयंत्र से बड़े पैमाने पर स्टायरीन गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और 200 लोग बीमार पड़ गए। ये दुर्घटना बृहस्पतिवार तड़के हुई, जिससे संयंत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर बुरा असर पड़ा है। रिसाव के बाद बच्चों सहित ज्यादातर गांव वालों ने आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, उल्टी आने और शरीर में चकत्ते पड़ने की शिकायत की। राहत और बचाव कार्यों में भाग लेने वाले अनेक पुलिसकर्मियों में भी सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दिए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब संयंत्र के कुछ मजदूर लॉकडाउन की पाबंदियों के आंशिक रूप से हटने के बाद एक इकाई को फिर से चालू करने का प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय अगले 2 साल में सड़कों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी विवादों के सहमति से निपटारों के लिए लगातार कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को
ऑटो स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। इससे दीर्घकाल में कीमतें घटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटो विनिर्माण क्षेत्र में नकदी बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी से सस्ते ऋणों की संभावना तलाशी जानी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर जारी है और इसके चलते आम व्यक्ति की जो जिंदगी है वो प्रभावित हुई है। उसकी जो दिनचर्या है उसमें भी बहुत परिवर्तन आए हैं। वो घर में है, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं उनके ऊपर कार्य का बोझ है, लेकिन वो निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में हैं और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी रात को घर में आते हैं। लेकिन एक आम शिकायत है कि नींद प्रभावित हुई है, जो मनस्थिति है वो प्रभावित हुई है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रवि गुप्ता, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में। डॉक्टर रवि गुप्ता, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर रवि गुप्ता, हम सभी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है। आप हमारे श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे एक चिकित्सक होने के नाते? बिल्कुल अनिल जी, मेरे ख्याल में सभी श्रोतागण इस चीज को 1 महीने से बार बार सुन रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अभी तक हमारे पास इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जब कोई इलाज नहीं होता तो उसमें बचाव ही सबसे बड़ा इलाज होता है। और इसमें बचाव में सबसे बड़ी भूमिका ये है कि हम इसकी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, कम्युनिटी में फैल सका है, एक से दूसरे में उसको तोड़े। और उसको तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका है सोशल डिस्टेंसिंग की, अपने हाथों को बात होने की, क्योंकि ये हाथों के छूने से फैलने वाली दिक्कत है। अगर कोई भी पेशेंट है जिसको ये है, वो अभी नाक पे हाथ लगाएगा, खांसते हुए, छींकते हुए मुंह के पास हाथ ले जाएगा, उसके आसपास वातावरण में कण फैलेंगे और उसके हाथों पर लगेगा। वो जिस भी चीज पे टच करेगा उस पे भी वायरस रह जाएगा। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। और खुदा न खास्ता अगर हमारे अंदर ये कीटाणु है, ये वायरस है, तो वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा। डॉक्टर रवि गुप्ता, हम सभी जानते हैं कि अनिश्चय की जब स्थिति होती है और चिंता की बात होती है तो हमारी जो मनस्थिति है वो बदल जाती है और निश्चित तौर पर सभी कुछ ना कुछ परेशान हैं। ऐसे में हमारी जो दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है, तो इससे नींद पर प्रभाव पड़ा है और पड़ता है, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, इसके बारे में अभी कोई भी किसी भी तरह का साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है कि नींद पे क्या असर पड़ा है। लेकिन ये मैं आपको जो कुछ एनालिटिकल एविडेंस बता रहा हूँ, तो अलग अलग पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेंट करते हैं और उनका कहना ये है कि जब एक दिनचर्या पूरी तरीके से खत्म हो गई है, दिन भर वो घर पर हैं, इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल फ्री हो गया है, तो ऐसे में उनके सोने गिरने के समय में परिवर्तन आ रहा है। दिन में कुछ चीजें हैं जिनको हम कहते हैं कि वो ना की जाए, जैसे कि दिन में अत्यधिक बिस्तर पर लेटना, दिन में नींद ले लेना, इन सब चीजों से रात में नींद आने की संभावना कम हो जाती है। तो हमारे पास खास तौर पे बहुत सारे माता पिता ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे देर रात तक हैं या टीवी देखते हैं और फिर वो सुबह लेट उठते हैं। ऐसे में जो उनकी नियमित दिनचर्या थी, जो एक सोने गिरने का शेड्यूल था, वो पूरी तरीके से टूट गया है। और डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तनाव या स्ट्रेस की अवस्था होती है तो ये नींद के लिए घातक होती है, इसलिए हम सो नहीं सकते। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। और इस वक्त कई लोग हमारे में से चिंतित हैं, थोड़ा सा भय भी है उनमें इस बीमारी को लेकर के, और वो भी एक गहरी नींद आने में बाधा बन रही है। डॉक्टर साहब, जो लोग पहले से ही किसी मनोरोग के रोगी हैं, उनके लिए ये अवधि थोड़ी और चिंताजनक हो सकती है क्या? देखिए, अगर किसी को भी किसी तरह का मनोरोग रहा है तो वो में ऐसे कोई भयभीत होने की बात नहीं है, उनके लिए कोई बेहद चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मनोरोग भी अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तरह होते हैं। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर दवाई में कोई चूक होती है या आपके अंदर तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो उस वजह से जिस तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, हो सकता है कि कुछ दिन आपके अंदर एंजाइटी के लक्षण ज्यादा बढ़ जाएं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रोग बढ़ जाएगा। जी, तो वो जो दवाएं पूर्व में ले रहे थे, उन्हीं दवाओं को जारी रखें? बिल्कुल पूरी तरीके से। अगर वो दवाइयों पे बिल्कुल ठीक है तो अपनी दवाइयों को जारी रखें। एम्स ऋषिकेश के मनोचिकित्सा विभाग ने एक हेल्पलाइन भी जारी की है, उसका नंबर मैं आपसे शेयर कर लूंगा। और उस हेल्पलाइन पे वो हमने कई जगह न्यूज़पेपर में भी दिया है कि लोग हमसे लगातार बात भी कर रहे हैं
सभी विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं एम्स ऋषिकेश विभाग के, वो अलग अलग दिनों पर अवेलेबल हैं। जब भी लोग चाहें हमसे सुबह 9 से 1 बजे तक फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो अपने प्रिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं और हमसे राय लें। जी, डॉक्टर रवि गुप्ता, हमारे श्रोताओं के लिए वो नंबर यदि आप बोल दें। 9084976174। जी, इसे रिपीट कर दें। रिपीट करता हूँ, 9084976174। डॉक्टर रवि गुप्ता, हम सभी जानते हैं कि रोग हैं और उसके कारण हैं, तो उसका निदान भी होगा और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में इसका इलाज भी होगा और इसके लिए वैक्सीनेशन भी तैयार होगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग सकारात्मक बने रहें, जीवन में एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर चलें कि सब कुछ अच्छा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि जो ये रोग है इसमें सबसे इसकी इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है। मतलब आप किसी के भी संपर्क में आएंगे तो ये आपको पकड़ सकता है। अगर ये भी आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। जैसा कि मेडिकल लिटरेचर में आ रहा है कि व्यक्ति जैसे कि बुजुर्ग और बच्चे, वो इसके लिए थोड़े से ज्यादा सस्टेनेबल हैं, उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की बात है। लेकिन एक दूसरी जो अच्छी बात आ रही है वो ये है कि इस रोग के बाद में मृत्यु दर बहुत कम है। अभी तक जो आंकड़े भारत सरकार के द्वारा या किसी भी अन्य मेडिकल जर्नल में आए हैं तो ये बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं कि इस रोग के अंदर मृत्यु दर नियरली 2 से 3% है। जी, और ठीक होने वालों की भी जो संख्या है वो अच्छी खासी है, ठीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल जी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी 100 जनों को रोग होगा तो उसमें से 98 लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आई थिंक हमें एक सकारात्मक चीज रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। इस चेन को डेफिनेटली हमें तोड़ना है और अपने आप का बचाव जरूर रखना है। डॉक्टर रवि गुप्ता, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि हाथ धोने की बात लगातार कही जाती है, 20 सेकंड तक हम साबुन और पानी से हाथ धोएं, और सैनिटाइजर की बात भी कही जाती है, मास्क लगाने की बात भी कहते हैं। आप थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कितना जरूरी है ये सब। देखिए, बिल्कुल शुरू में भी अपन ने बात की कि ये रोग जो हमारे जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या जोर से बोलते हैं तो उस वक्त जो मुंह में लार के कण आसपास के वातावरण में फैलते हैं उनकी वजह से फैलता है। वो सारे विषाणु आसपास अलग अलग जगह पे सेटल हो जाते हैं। जब हम किसी भी सरफेस को छूते हैं तो वो हमारे हाथ पे लग जाते हैं। उस हाथ को अगर हम अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो हमारे नाक या आंखों के थ्रू या मुंह के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर हैं और हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पूरी चेन को तोड़ने के लिए न तो हम किसी को इन्फेक्ट करें न कोई हमें इन्फेक्ट करे, बेहद जरूरी है कि लगातार हम अपने मुंह पे कपड़ा रखें, उसको बार बार न छुएं और ये देखें कि हाथों को किस तरीके से आप ढंग धोएं जिससे कि वो हाथों के सभी भाग, हथेली, हाथों का पीछे का सरफेस जो है वो, उंगलियां, नाखून के अंदर, ये सब चीजें पूरी तरीके से साफ हो जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में ढंग से धोने के अंदर आपको मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 सेकंड लगते हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता, इस समय अफवाहें भी खूब फैलती हैं सोशल मीडिया में और वैसे भी लोग जब बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अफवाहों से हमें दूर रहना चाहिए, अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, ये कोई मेरे ख्याल में कहने की बात नहीं है। आई थिंक हमारे श्रोता जो है वो खुद समझदार हैं और उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो किसी भी ऑथेंटिक जानकारी जो है उसी पे विश्वास करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार जो जानकारी है वो उपलब्ध करवा रही है। उसके अलावा विभिन्न जो बड़े संस्थान हैं जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ऋषिकेश, रायपुर, भोपाल, पीजीआई चंडीगढ़, वो भी अपनी वेबसाइट पे समय समय पर लोगों के लिए जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये जानकारियां लोग वहाँ से जो भी ऑथेंटिक जानकारी लें, आईसीएमआर की वेबसाइट से लोग जानकारी ले सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट से लोग जानकारी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी ने अगर केवल एक मैसेज फॉरवर्ड किया है तो कृपया उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर जांच लें, उसके बाद ही उसको विश्वास। और बार बार दिन में हम समाचार चैनल देखते रहें तो ये भी कहीं ना कहीं हमें परेशान कर सकता है, हमारी मनस्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए, बिल्कुल एक हमारे यहाँ बहुत पुराने दोहों में कहा गया है कि आप जैसी संगत बैठते हैं आप वैसे हो जाते हैं। और डेफिनेटली अगर हम दिन भर केवल नकारात्मक चीजें देखेंगे तो आपके अंदर भी नकारात्मक भाव जरूर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी हो रही है, सिर्फ ये ट्रांजिएंट फिनोमिनन है, ट्रांजिएंट इमोशनल फिनोमिना है जो कि जैसे ही आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे,
ठीक हो जाएंगी। ये भी कहना गलत है कि सारे न्यूज चैनल जो है या सारे जो समाचार के माध्यम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो जानकारी होना बेहद जरूरी है, जानकारी रखना बेहद जरूरी है। लेकिन उस जानकारी के और लेने के बाद में श्रोतागणों को ये जरूर ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसा प्लान करें जिससे कि हम आगे बढ़े। अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो शायद हम इस चीज से भी जीत जाएंगे। डॉक्टर रवि गुप्ता, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु यादव गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग में हिंदी की प्राध्यापिका हूँ। साहित्य मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस दुनिया की आपाधापी में कविता कहानियों का लेखन मुझे राहत की सांसें प्रदान करती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है डर। यह कविता मैंने हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ घटी घटना के बाद लिखा था, लेकिन वर्तमान समय में इस महामारी के दौर में यह कविता अपनी भूमिका बांधती नजर आ रही है। डर पसरा पड़ा है हर जगह, डर पसरा पड़ा है हर जगह, अपने तेज नाखूनों से दबोच रहा है। डर पसरा पड़ा है हर जगह, अपने तेज नाखूनों से दबोच रहा है, पूरी ताकत के साथ सांसें तड़फड़ा रही हैं, हड्डियां कांप रही हैं, रूह तड़प रही है। पसरा पड़ा है हर जगह, अपने तेज नाखूनों से दबोच रहा है, पूरी ताकत के साथ सांसें तड़फड़ा रही हैं, हड्डियां कांप रही हैं, रूह तड़प रही है, चीख निकल कर घुट घुट जाती है। लहू लुहान मन और तन, बंद कमरों में, भरी सड़कों पर, बाजार में, सुनसान रास्तों में। लहू लुहान मन और तन, बंद कमरों में, भरी सड़कों पर, बाजार में, सुनसान रास्तों में। सूरज की किरणें, चांदनी की लकीरें, अंधेरी खोह स्याह रातें, पत्तियों का खड़कना अचानक से सन्न कर जाता है। सूरज की किरणें, चांदनी की लकीरें, अंधेरी खोह स्याह रातें, पत्तियों का खड़कना अचानक से सन्न कर जाता है। मुंह बाए खड़े पुल, आसमान को छूती इमारतें, हाथ भांजती फैक्ट्रियां, आंखें फाड़े इंतजार में अपना ही घर। मुंह बाए खड़े पुल, आसमान को छूती इमारतें, हाथ भांजती फैक्ट्रियां, आंखें फाड़े इंतजार में अपना ही घर। नाखूनों की तरह फैलती गलियां गलियारें, शत विक्षत गुजरने का साहस। भाव विह्वलता बिलासी गई, भाव विह्वलता बिलासी गई, रबर सी फैलती होठों की मुस्कुराहट सिकुड़ जाती हैं। रबर सी फैलती होठों की मुस्कुराहट सिकुड़ सी जाती हैं, तेज गति में दौड़कर अविश्वास में। गरम सुर्ख रक्त जम जाता है, गरम सुर्ख रक्त जम जाता है, काले थक्के बन उभर आता है यहाँ वहाँ। कांप रहा आसमान, सहम रही है पृथ्वी, हवाएं थक गई। कांप रहा आसमान, सहम रही पृथ्वी, हवाएं थक गई हैं, बदबूदार पानी पर तैर रही है अग्नि, सुरक्षा की चाह में, सुरक्षा की चाह में। नमस्कार, मैं नीतू अरोड़ा, एक हाउसवाइफ, कोरोना रूपी गंभीर महामारी में अपने और अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए इस भयंकर परिस्थिति में डट के सामना करती हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी बेटी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ पेश करती हूँ। बात ये कोई छोटी नहीं, अति संवेदनशील है, परेशानी से खत्म होती नहीं, रखना तुम्हें धीर है। खुद समझो, दूसरों को भी समझाओ तुम, छोड़ो ये चंचलता, खुद पर अंकुश लगाओ तुम। यदि निकलोगे बाहर बेहिचक तुम बार बार, फिर ना कहना हो गए तुम क्यों बीमार।
वहाँ बैठे हैं डॉक्टर, खड़ी है पुलिस हमारे लिए। जरा तुम भी बैठ जाओ घर में धैर्य की तलवारें लिए। घर में बैठना, हाथ धोना नहीं है कोई सजा। कुछ समय अपनों के साथ बिताने में भी है मजा। युद्ध तुम इस वायरस से जल्दी ही जीत जाओगे। बस कुछ समय की बात है, फिर तुम आज़ादी पाओगे। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट उपलब्धि मोहन गुप्ता, और आज हम आपसे जानेंगे लॉकडाउन के दौरान जो विभिन्न अधिनियम या महामारी के दौरान जो अधिनियम लागू होते हैं, जिसे कि हम एपिडेमिक डिजीज एक्ट कहते हैं, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी में भी जो धाराएं हैं जो इस समय लागू हो रही हैं, उसके संबंध में आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। एडवोकेट उपलब्धि मोहन गुप्ता, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बताएं कि महामारी अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? असल में सर ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, और जो कोविड-19 है ये पूरी दुनिया भर में बहुत फैल गया है। इसने पूरी दुनिया में अपनी पकड़ जमा ली है। WHO ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है और एक तरह से पूरी दुनिया थम गई है। पूरी ही दुनिया में क्वारंटाइन चल रहा है, सफर पे रोक लगाई हुई है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दे रहे हैं लोगों को। तो इस समय में जैसे सभी जगह हेल्पलाइन नंबर जारी हो गए हैं, तो बड़ा ही मुश्किल समय चल रहा है। और ऐसे में बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनमें लोगों ने क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं किया है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। फिर ऐसी लापरवाही की वजह से इन्हीं लोगों के परिवारों को, मित्रों को और जो भी साथी देशवासी हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा बनता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और लोग भी मौजूदा कानून से अनजान है, उनको नहीं पता है कि वो ऐसा करने से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए जागरूकता की भी जरूरत है। और लोग क्योंकि लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे एक बहुत चांस है कि वो इस संक्रमण के और इस डिजीज के वाहक बन जाएंगे। और इसीलिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट और इस तरह के और कानून लागू कर दिए गए हैं। और सरकार कोशिश कर रही है कि इस संकट की घड़ी में लोगों की हर संभव मदद की जाए। और देश के भीतर मास्क जैसी जरूरी चीजें जो हैं उनको भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ला दिया गया है, जिससे इनकी कालाबाजारी को रोका जा सके और सभी को उपलब्ध करवाई जा सके। अब हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये महामारी अधिनियम क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी है। महामारी अधिनियम जो एक्ट है ये 1897 में बना था सर, और इसके प्रावधान पहली बार तब लागू किए गए थे जब मुंबई में प्लेग फैला था सर, ब्रिटिश समय में। और उसके बाद भी इसके काफी दफा प्रावधान लागू करे गए हैं। जैसे चंडीगढ़ में जब मलेरिया हुआ था तब लागू करे गए थे, डेंगू हुआ था दिल्ली में तब लागू करे गए थे। बेसिकली ये जो मूलतः जो एक्ट है ये खतरनाक जो महामारियां हैं उनके रोकथाम के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो खतरनाक महामारियां हैं उनके लिए विशेष उपाय करे जाते हैं और उनको रोकने की कोशिश की जाती है। और इससे जितनी भी राज्य सरकार है और जो हमारी केंद्र सरकार है उनको एम्पावर्ड किया जाता है कि वो इसको रोकने के लिए जो जो उनको करने की जरूरत है वो सारे कदम उठाएं और पूर्ण तरह से प्रयास करें। और जो उनको कानून लागू करने की जरूरत है, जो नियम बनाने की जरूरत है, वो सब वो नियम बनाएं और उनको सही रूप से उनका प्रभाव हमारे समाज पे पड़े और इस चीज को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के अंदर जो भी स्वास्थ्य कर्मी जैसे हो गए और भी सरकारी जो भी काम करने वाले लोग हो गए जो इनके अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे हैं, उनके रिलेशन में भी इसमें रूल्स बनाए गए हैं कि उनको अपना काम करने से जो भी सद्भावनापूर्ण वो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। और अगर कोई उनको ऐसे काम करने से रोकता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिनियम में सर ये भी लिखा गया है कि अगर इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई सरकारी विनियम या आदेश है और उसकी कोई अवज्ञा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ उसको दंड दिया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के अंतर्गत। तो भारतीय दंड संहिता में भी कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम 188 धारा की ही बात करें जो कि हमारी जो महामारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी कानून और रूल्स बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो ये धारा लागू होती है। और इसके अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवक के द्वारा कोई भी जो आदेश प्रख्यापित है उसको नहीं मानता है
तो उसके अगेंस्ट अवज्ञा की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि वो इंसान जानबूझ के ऐसा करे या ऐसा करने की इच्छा हो। अगर वो अनजान में भी ऐसा करता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और दंड दिया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत सिर्फ 6 महीने तक का दंड दिया जा सकता है। यानी इसमें जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। जुर्माना भी हो सकता है सर, अगर कोई भी मतलब बाधा उत्पन्न करता है कोई इंसान सही तरह से नियमों में की लागू होने में, और अगर इस प्रकार की कोई भी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करती है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखती है या उपद्रव या दंगा करवा सकती है, तो ऐसे में उसको एक निश्चित अवधि के लिए सजा दी जा सकती है, जो कि 6 माह तक की हो सकती है, और जुर्माना भी दिया जा सकता है। बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली कि जो स्वास्थ्य कर्मी या जो डॉक्टर्स जांच कर रहे थे उन पर भी आक्रमण हुए हैं। तो इस दौरान सरकार ने एक अध्यादेश भी जारी किया और उसकी भावना भी यही थी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको अपना कार्य करने दिया जाए। इस महामारी के दौर में उनका जो कार्य बहुत ही सराहनीय है, तो उनके कार्य में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस बारे में थोड़ा बताएंगे? सर, एक तो जैसे आपने बताया कि सरकार ने नया अध्यादेश निकाला था, उसमें से सरकार ने बहुत कोशिश करी है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस वाले हमारे हैं, और जितने भी सरकार की तरफ से जो भी लोग काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वॉलंटियर्स भी जो हैं, उनको अपना काम सही से करने दिया जाए और इसमें कोई बाधा ना हो। और इसके अलावा और भी हमारे कानून है, जैसे कि हमने देखा कि कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा सर, कांगड़ा में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बुजुर्ग महिला बाहर से यात्रा करके लौटी थी और उन्होंने अपनी यात्रा का सही ब्यौरा नहीं दिया था और बाद में वो कोरोना पॉजिटिव निकली। ऐसे ही सर एक मशहूर सिंगर का भी केस आया था। तो सर इन सबके खिलाफ भी हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 70, 71 इनके अंतर्गत मामले दर्ज हुए हैं। इनसे सर ये जो धाराएं हैं, इनसे कोशिश की जाती है कि अगर हम धारा 268 की बात करें तो ये न्यूसेंस की बात करती है, पब्लिक न्यूसेंस 268, यानी कि सार्वजनिक उपद्रव। तो अगर इसमें सर कोई ऐसा कोई भी कार्य करता है या ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, मतलब कार्य करने से कोई रुकता है जिससे कि लोग या जनसाधारण को या जो उनके आसपास में अड़ोसी पड़ोसी हैं या आसपास की जो संपत्ति है उसको कोई भी अगर क्षति पहुंचती है या संकट होता है या वो क्षति होने की स्थिति में आ जाती है, तो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उनको सजा भी दी जा सकती है। इसमें उनको फाइन भी दिया जा सकता है, और अगर एक बार उनको बंद करने का आदेश दिया जा चुका है और उसके बाद भी अगर वो ऐसा करते हैं और करना जारी रखते हैं तो उनको और ज्यादा दंड दिया जा सकता है, जो कि 6 माह तक की सजा हो सकती है सर, और फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। एडवोकेट उपलब्धि, हमें ये बताएं कि कई बार हम व्यक्तिगत तौर पर एज ए पर्सन कोई अपराध करते हैं, इस दौरान कई बार हम ग्रुप्स में भी करते हैं, पूरे समुदाय के रूप में भी करते हैं, और ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, तो सभी को सजा होगी? हाँ जी सर, सभी को सजा होगी। और इसमें सर हमारा जो धारा आपने सुनी होगी, आजकल बहुत चर्चित है, 144 CRPC की, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सर शांति कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है, और मतलब किसी भी आपात की स्थिति से बचने के लिए। अगर इसमें क्या होता है, क्यों अगर हम सोचे कि ये 144 धारा क्यों लगाई जाती है, तो अगर ये तब लगाई जाती है सर अगर किसी तरह के सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में धारा 144 लगाई जा सकती है। और इससे होता है कि किसी भी इलाके में 5 या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। कर्फ्यू से अलग है, कर्फ्यू इसका थोड़ा और इंटेंस फॉर्म हो जाता है कि आपको आपके घर से ही बाहर निकलने दिया जाएगा। पर अभी सर 144 जैसा आपने बोला कि काफी सारे जिलों में लगी हुई है जहाँ पे स्थिति थोड़ी गंभीर है, और इसको लागू करने के लिए सर जो भी जिला अधिकारी हैं इलाके के, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके द्वारा ये लागू की जाती है, और इससे काफी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, और ज्यादा अवधि के लिए भी सर उसको लागू कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे 2-3 माह की अवधि के लिए ही लागू की जा सकती है जब तक हालात खराब हैं, और अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो इसको सर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रैफिक पे भी इसमें पाबंदी लग जाती है, और अगर राज्य सरकार चाहे तो उस इलाके में इंटरनेट को भी कंट्रोल कर सकती है। अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो एक नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने सुरक्षित हैं? ऐसे में मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार को बचाने की जरूरत है, पर सर यहाँ पे मौलिक अधिकारों से ज्यादा ऊपर उठ के यहाँ पे राष्ट्र के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए सर, मुझे लगता है। मौलिक अधिकार सिर्फ आपके नहीं है, आपके साथ बहुत सारा समाज जुड़ा है, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
और एक यहाँ पे राष्ट्रहित की बात हो रही है। एडवोकेट उपलब्धि मोहन गुप्ता, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।